का हमारे YouTube चैनल पे बात करेंगे इंडियन ऑयल पर, साथ में एनटीपीसी को नए प्रोजेक्ट्स मिलते नजर आए और रिलायंस पर भी बड़ी अपडेट्स आती नजर आ रही है और साथ में कुछ डिविडेंड शेयर्स के बारे में भी, बोनस शेयर के बारे में भी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट समय से पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलायंस पर क्या बड़ी अपडेट्स हैं। 3 बड़ी फैक्ट्रियां बना रही है रिलायंस, सोलर पैनल होंगे तैयार और 20 गीगावाट तक कैपेसिटी का प्लान। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज साल अपनी सोलर फोटोवोल्टिक मॉडल फैक्ट्री यानी कि सोलर पैनल बनाने वाली फैक्ट्री चालू कर देंगी। कंपनी के अधिकारी ने यह बात गुरुवार को बताई है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में जो इनिशिएटिव्स के प्रेसिडेंट पार्थ पी मैत्रा ने बताया है कि हम 3 नई फैक्ट्रियां बना रहे हैं और ये फैक्ट्रियां क्लीन एनर्जी से जुड़ी जरूरतों को उत्पादन करेंगी। साल 2022 में पीछे रहने के बाद भारत अपने क्लीन एनर्जी टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश में जुटा है। पिछले सालों में भारत ने क्लीन एनर्जी सेक्टर में अपना निवेश बढ़ाया, लेकिन साल 2030 तक 500 गीगावाट के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 5 साल में कैपेसिटी एडिशंस को दुगना करना होगा और यह बात ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर रिपोर्ट में भी कही गई। मैत्रा ने कहा कि रिलायंस का लक्ष्य सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी को सालाना 20 गीगावाट तक करने का है और रिलायंस इंडस्ट्री की बैटरी और माइक्रो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री अगले साल शुरू होगी। तो ये काफी अच्छी बात है कि पिछले सालों में भारत ने क्लीन एनर्जी सेक्टर पर निवेश बढ़ाया और क्षमता को सालाना 20 गीगावाट तक करने की बात कही जा रही है, वो भी रिलायंस यहां पर करता नजर आ सकता है। पार्थ बी मैत्रा ने यह भी बताया है कि हम सोलर फोटोवोल्टिक मॉडल यानी कि सोलर पैनल तैयार करने वाले दुनिया में नंबर 2 होंगे। अगर ऐसा होता है तो चीन के बाहर टोटल सोलर फोटोवोल्टिक मॉडल का करीब 14% प्रोडक्शन करेंगे और रिलायंस इंडस्ट्री आज आपको पता है मार्केट में तो क्या देखने के लिए मिला ही है। लेकिन साथ में म्यूचुअल फंड का डाटा भी रिलायंस पर अपडेट हुआ है अप्रैल मंथ का। 239 म्यूचुअल फंड हैं जो इंटरेस्टेड हैं बाय करने में और 93 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहां पर बेचा है, कहें कि प्रॉफिट बुकिंग करी। 1,91,37,945 स्टॉक्स का चेंज आया है। तो यहां पर 1,90,91,00,000 के करीब बात करें तो एक बड़ा चेंज शेयर्स का होता नजर आया और मजे की बात यहां पर यह है कि ये चेंज पॉजिटिव है। मार्च मंथ में, फेब मंथ में और अप्रैल मंथ में तीनों महीनों में लगातार म्यूचुअल फंड द्वारा बाइंग करी जा रही है रिलायंस के अंदर। मतलब लास्ट 3 महीनों से कंटिन्यूसली बाइंग आती नजर आ रही है म्यूचुअल फंड के, जो कि एक अच्छी बात। अकेले एनटीपीसी की बात कर लें तो क्वार्टर 4 की अर्निंग्स की बात कहें तो आपको पता है 25% का इस कंट्री का जो जनरेशन है यहाँ पर एक पावर सेक्टर की लीड करती कंपनी एनटीपीसी है। एनटीपीसी पर बात करें तो कंपनी यहाँ पर नतीजों की घोषणा करने वाली है और 19 मई को फाइलिंग में एक्सचेंज में बताया है कि 24 मई को उसकी मंडल की बैठक निर्धारित है और वहां पर कंपनी अपने रिजल्ट्स की बात करेगी, क्वार्टर 4 की अर्निंग्स की, और साथ में कंपनी डिविडेंड भी सिफारिश करने पर विचार करेगा। तो एक अंतिम डिविडेंड यहां पर देखने के लिए 24 मई को मिल सकता है। इसके अलावा समझे तो यहां पर ट्रेडिंग विंडो बंद है, 1 अप्रैल से 26 मई तक बंद रहेगी। क्वार्टर 3 के मुनाफे भी यहां पर देखने के लिए गिरावट दर्ज की मिलती नजर आई थी। और इसके अलावा म्यूचुअल फंड, अब हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की, तो यहां पर 66.5 लाख से ज्यादा के स्टॉक्स का चेंज हुआ है। 39 म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड हैं बाइंग में। अप्रैल मंथ का डाटा जो अपडेट हुआ है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में और 14 म्यूचुअल फंड ने बेचा है। और देखा जाए तो यहां पर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पर अप्रैल मंथ में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है म्यूचुअल फंड्स द्वारा। इसके अलावा समझे तो प्रॉफिट में बंपर उछाल आने के बाद रॉकेट बना शेयर, अब कंपनी की झोली में आया बड़ा। शेयर में तेजी की कंपनी की शानदार तिमाही नीचे जाने के बाद रही। ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी ने जनवरी मार्च तिमाही के नेट प्रॉफिट लगभग 3 गुना होकर यानी कि 233 करोड़ रहा, जो कि पहले इसी तिमाही में करीब कंपनी का 80.95 करोड़ था। वहीं पर सालाना आधार पर कंपनी की आय की बात करें, रेवेन्यू की बात करें तो 553 करोड़ से बढ़कर 751 करोड़ हो गई। व्यय की बात करें तो 444 करोड़ रहा, जबकि 1 साल पहले इसी अवधि में 425 था। तो दैट मीन कंपनी ने एक अच्छे नतीजे दिए। इसके अलावा भी कंपनी ने बताया है कि एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा आयोजित जो ई रिवर्स नीलामी में विजेता बोली दाता के रूप में उभरी है और सरकारी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की अलग हुई इकाई के प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत 80 गीगावाट 320 मेगावाट घंटा की संचाई क्षमता हासिल की है और बैटरी ऊर्जा जो भंडारण प्रणाली डेवलपर्स के चयन में हिस्सा बनी है। और केरल में टैरिफ आधारित बोली पर भी अंतर्निधि के तहत 500 मेगावाट घंटा एसपीडी इनकनेक्टेड यहां पर स्थापित किया जाएगा। तो यहां पर कंपनी को एक बड़ा जो है 2 परियोजनाएं मिलती नजर आई हैं, जो कि साल दर साल जिसका टैरिफ है 4.57 लाख प्रति मेगावाट प्रति माह पर महीने और इसके अलावा जिसका टैरिफ दर 4.34 लाख है प्रति मेगावाट प्रति माह। तो कंपनी को एनएचपीसी से लेटर ऑफ अवार्ड का इंतजार कर रही है। तो 2 बड़ी परियोजनाओं पर यहां पर बात की गई है और एक काफी बड़ी परियोजनाएं हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें
मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रूड ऑयल की, तो ब्रेंट और क्रूड में आज हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग गिरावट होती नजर आई, जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अच्छी बात है। लेकिन एक यहाँ पर पॉइंट है जो यहाँ पर निकलता नजर आ रहा है कि खाड़ी देशों के जंग के असर क्रूड ऑयल की सप्लाई पर मंडराया खतरा। तो देखिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में पहले हमें उछाल देखने के लिए मिल रहा था, कल की बात करें, लेकिन ब्रेंट और अमेरिका के वेस्ट WTI क्रूड दोनों की कीमतों में तेजी देखेगी। और वजह जो बताई जा रही है वो सैन्य संघर्ष, जो न केवल राजनीतिक हालात बदल सकता है बल्कि दुनिया भर की एनर्जी सप्लाई पर भी असर डाल सकता है। और न्यूज एजेंसी CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को मिली नई खुफिया जानकारी बताती है कि इजराइल किसी भी समय ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। हालांकि ये अभी साफ नहीं है पर इजरायली नेताओं ने इस हमले को लेकर अंतिम फैसला लिया है या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट देखने के लिए मिल सकता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्रूड ऑयल का भंडार बढ़ गया है पिछले हफ्ते, जबकि पेट्रोल और डीजल जैसी चीजों का भंडार घट गया है। और आंकड़े अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट से मिले हैं और सूत्रों के मुताबिक 16 मई को खत्म हुए हफ्ते में अमेरिका में क्रूड ऑयल का भंडार 25 लाख बैरल बढ़ा है। और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इस्तेमाल करने वाला भी देश है। सो वहाँ की स्थिति पर पूरी दुनिया की नज़र भी रहती है। और आइए EI की रिपोर्ट पर अब बात है कि वो असली भंडार कितने हैं, क्या बाजार की दिशा हो सकती है, वो यहाँ पर डिपेंड करता है EI की रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर क्रूड ऑयल में तेजी देखने के लिए मिलती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अच्छी बात नहीं है। और भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले से ही बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में कीमतें और बढ़ सकती हैं और महंगाई को बढ़ा सकती हैं। खास करके अगर स्टेट ऑफ हार्मुज, जहां से प्रमुख तेल शिपमेंट गुजरते हैं, अगर वो बंद हो जाता है तो भारत के लिए एनर्जी संकट और गहरा हो सकता है। यहाँ पर कोई युद्ध का या कोई सिनेरियो जहाँ पर जैसे अभी इजरायली नेताओं को हमले को लेकर फैसला हुआ है या नहीं, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर क्रूड ऑयल पर संकट बन सकती हैं और जिसमें देश में महंगाई बढ़ सकती है। लेकिन जब तक 70 के नीचे क्रूड ऑयल के प्राइसेस, तब तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि यहाँ पे कंपनियों को अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बनती नजर आ रही है। बिकॉज सिलेंडर के रेट बढ़े हैं और साथ में कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के रेट भी वही चलते नजर आ रहे हैं, ना कि कम हुए। नो डाउट कंपनियां पहले घाटे में रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन मार्जिन पर कुछ दबाव बना रह सकता है। इंडियन ऑयल पे हम पी की बात कर लें तो पी रेशो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम कहें कि वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग या पी के अकॉर्डिंग फ़िलहाल स्कोर महंगा है स्टॉक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो स्टॉक में अगर 10 से नीचे पी रेशो तो वेल एंड गुड है। अगर थोड़ी सी और गिरावट या फॉल देखने के लिए मिलता है उसमें जो है नीचे के दाम पर खरीदने का मौका मिलता है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी फॉर लॉन्ग टर्म। क्योंकि यहाँ पर देखिए पी रेशो वैसे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें HPCL और BPCL तो वो यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बट देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पी रेशो भी नहीं है, क्योंकि एवरेज देखें तो 20.77 निकल करके आ रही है अकॉर्डिंग टू पीयर कंपेयर। वहीं पर अगर रिजर्व की बात कर लें तो कंपनी के देखिए इस बार भी कंपनी का रिजर्व हमें बढ़ता नजर आया और काफ़ी अच्छा जंप भी हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा जंप नहीं हुआ जितना मार्च 2023 से 24 के बीच में देखने के लिए मिला था। इस बार कंपनी के रिजर्व में हमें करीब काफ़ी अच्छा गेन होता नजर आया। और अगर किसी कंपनी के पास एक अच्छा रिजर्व रहता है तो नो डाउट कंपनी के लिए बोनस, डिविडेंड जैसी चीज़ें देनी आसान बात है। यहीं पर अगर हम FII DI की बात कर लें तो इनका स्टॉक इंडियन ऑयल में कंटिन्यूसली बढ़िया बना हो। अगर आप पिछले कई क्वार्टर से देखेंगे या पिछले 2 साल से देखेंगे तो FII DI स्टॉक में हमेशा से ही इंटरेस्टेड रहे, आपके सामने ही है, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न नो डाउट दिए हैं। लेकिन फिलहाल पिछले जो 6 महीने या साल का जो सिनेरियो रहा है वो आप लोगों को पता ही है कि बाजार में बहुत कम स्टॉक हैं जिन्होंने रिटर्न अच्छे बना करके दिए हैं। पब्लिक का स्टेक अच्छा बना हुआ है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी इन एवरी क्वार्टर हमें बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब दिसंबर में देखिए 30,82,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे और मार्च 2025 में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का जंप फिर से आता नजर आया। इससे पहले सितंबर में देखिए 28 करीब थे। तो इन एवरी क्वार्टर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी स्टॉक में बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, क्योंकि डिविडेंड जो है आकर्षित है, अट्रैक्टिव है, उसकी वजह से भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट स्टॉक पर बनी रहती है। देखिए कच्चे तेल की कीमतें तो गिरावट पर हैं, पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता नजर आएगा नो है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर यह भी समझने वाला है कि जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी की ओर बढ़ सकती है अगर कच्चे तेल की कीमतें गिरावट में देखने के लिए मिलती है, में दबाव देखने के लिए मिलता है तब। चलिए बात कर लेते हैं मेन इंडियन ऑयल पर ही। तो तेल कंपनियों को बड़ी राहत की उम्मीद, LPG पर घाटा 45% तक हो सकता है कम, सामने आई ये वजह। तो LPG उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि नहीं होने और आयात पर बढ़ती निर्भरता की वजह से तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है। और इसी बीच तेल कंपनियों के लिए राहत की उम्मीद जागी है। केयर
केयर एज रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कच्चे तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल पर स्थिर रहती हैं, तो तेल विपणन कंपनियों को एलपीजी से होने वाले घाटे में वित्त वर्ष 26 में लगभग 45% की कमी आ सकती है। तो आपको पता है लास्ट ईयर जो कंपनी ने इतना कम प्रॉफिट दिखाया था तो आपको ख्याल होगा उसकी वजह यही थी कि कंपनी को एलपीजी पर बहुत घाटा पड़ रहा था, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 45% तक की घाटे में कमी आ सकती है। केयर रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 26 में कंप्यूटिव एलपीजी अंडर रिकवरी काफ़ी कमी आने की संभावना है, क्योंकि कीमतें ऊंची हैं और कम अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों का मिश्रण है। सो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि $65 प्रति बैरल के आसपास कच्चा तेल की कीमतें रहती हैं, तो कंप्यूटिव रूप से 26 में एलपीजी अंडर रिकवरी में 45% की कमी आने की उम्मीद है। अगर यह रिपोर्ट अंडर रिकवरी तेल कंपनियों को होने वाले घाटे के बारे में बताती है, एलपीजी सिलेंडर को उनकी लागत मूल्य से कम पर बेचती है, क्योंकि घरों में खाना पकाने के गैस को किफ़ायती रखने के लिए सरकार द्वारा कीमतों में रेगुलेट किया जाता है। भारत में लगभग 90% एलपीजी की खपत घरेलू खाना पकाने के लिए की जाती है, जबकि शेष 10% का उपयोग औद्योगिक, वाणिज्यिक और मोटर वाहन क्षेत्रों में किया जाता है। और अगर पिछले 10 वर्षों की बात कर ले तो एलपीजी भुगताओं की जो संख्या है वो दुगनी हो गई है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 तक लगभग 33 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है और नो डाउट ये आगे ग्रो करती भी नजर आ सकती है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उपभोक्ताओं की संख्या में तेजी के वृद्धि के कारण एलपी की खपत भी तेजी से बढ़ी है और भारतीय रिफाइनरी ने मांग को पूरा करने के लिए एलपीजी उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि नहीं की, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ गई है और 25 में घरेलू एलपीजी की लगभग 60% जरूरी आयात के जरिए पूरी गई, जबकि एक दशक पहले यह लगभग 40% थी। तो चलिए इसको तो छोड़ते हैं, लेकिन मेन पॉइंट समझने वाला है कि एलपीजी की खपत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन एलपीजी उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती नजर आई। लेकिन फिलहाल कच्चे तेल की कीमतें कम है, तो जिसकी वजह से कह सकते हैं काफ़ी अच्छा सिनेरियो बनता भी नजर आ सकता है। अगर 25 में तेल विपणन कंपनियों को 14.2 किलोग्राम प्रति सिलेंडर पर लगभग 220 रुपये की महत्वपूर्ण एलपीजी अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ा, यानी कि 220 रुपये का लॉस, और 3 प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कुल मिलाकर 41,270 करोड़ का नुकसान भी हुआ, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव पड़ा। और एलपीजी की कीमतों में हाल ही में 8 अप्रैल 2025 को 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 26 में जो अंडर रिकवरी में 25% कमी आने की उम्मीद है। दैट मीन लॉस तो अभी भी हो रहा है नो डाउट, लेकिन 25% की उस लॉस में कमी आ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी की कीमतों में कमी आने की भी संभावना है। और एलपीजी के वैश्विक बेंचमार्क सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में भी मार्च मई में गिरावट आई है 2025 में। और रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण यह गिरावट वित्त वर्ष 26 में अंडर रिकवरी को लगभग 20% तक कम कर सकती है। तो हमने यहाँ पर दोनों चीज़ों को कवर किया, एक तो डीप भी समझा और मोटी मोटी बात को भी समझा। तो फिलहाल कहीं ना कहीं कच्चे तेल की कम कीमतों की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बेनिफिट में हैं। तो ये हमने जो पॉइंट बात थी कि इंडियन ऑयल में काफ़ी सारे बिजनेस हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बात की है एलपीजी को लेकर इस 3-4 लाइंस में या इन 3-4 टॉपिक्स पर। आगे के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकती हैं। अगर आपका भी व्यू जो है लंबे समय के लिए है तो बिल्कुल पहले 5 मिनट के लिए क्लैरिटी से समझेंगे, क्योंकि ये अपडेट्स आपको क्लियर करेंगे कि लंबी अवधि में इंडियन ऑयल में क्या हो सकता है। तो IOCL का जो 2047 तक का रिवेन्यू का जो टारगेट है वो डेटा सेंटर और परमाणु ऊर्जा, बैटरी, खनन क्षेत्रों में प्रवेश करेगा और $1 ट्रिलियन का यहाँ पर रिवेन्यू का लक्ष्य है 2047 तक इंडियन ऑयल कंपनी का। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL डेटा सेंटर, परमाणु ऊर्जा उत्पाद, शिपिंग और महत्वपूर्ण जो खनिज खनन है और बैटरी विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अपनी ग्रोइंग या विविधता लाने पर विचार कर रही है। लोगों ने बताया है कि भारत की शीर्ष रिफाइनरी और ईंधन रिटेलर में अपने मुख्य व्यवसाय में वर्ष वित्त 2028 तक 100 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि प्रति वर्ष MMTPA रिफाइनिंग क्षमता और 13 MMTPA पेट्रोकेमिकल क्षमता का लक्ष्य बना रही है। ये पहले 2047 तक जो पहल है ये $1 ट्रिलियन के राज्य स्तर तक पहुंचने और परिचालन रूप से शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि नेट, आपको पता है कार्बन जो है फॉसिल फ्यूल से छुटकारा गवर्नमेंट को चाहिए। गवर्नमेंट उस पर अपने टारगेट्स, लक्ष्य ज़्यादा ई एनर्जी पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देती नजर आ रही है और इसी तरह से यहाँ पर शून्य कार्बन की बात कही जा रही है। सो सरकारी कंपनी की जो रिफाइनिंग क्षमता का लक्ष्य है वो फिलहाल 81 MMTPA से
25% की वृद्धि को दर्शाता है। और फिर भारत के में पेट्रोकेमिकल उत्पाद 4.3 MMTA से 3 गुना से अधिक बढ़ जाएगा। प्राकृतिक गैस के और व्यापार कारोबार में भी 8 MT से दुगना होकर 16.5 मिलियन टन MTP हो जाएगा। वहीं पर हरित ऊर्जा के भी नए व्यवसायों में IOCL 31 गीगावाट क्षमता को लक्षित कर रहा है, टारगेट कर रहा है, जो प्रेजेंटली 247 मेगावाट से काफी अधिक है। और इसका टारगेट 80 किलो टन प्रति ईयर हरित हाइड्रोजन क्षमता और 5 गीगावाट घंटे लिथियम आयन सेल बैटरी उत्पाद भी है। काफ़ी सारी चीज़ें इनमें ऐसी है जिनको समझने के लिए हमें अलग से थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। जैसे अब आपको पता है लिथियम आयन सेल, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडियन ऑयल के काफ़ी सारे बिजनेस हैं। तो कुछ चीज़ें तो प्रैक्टिकल यहाँ पर समझने सुनने से ही समझ आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा सा डीप जा करके समझने के लिए नीड रहती है। ईमेल में IOCL ने जवाब दिया है प्रवक्ता ने कि कंपनी के जो भारत की ऊर्जा के दृष्टिकोण के अनुरूप या ऊर्जा व्यवसाय से संबंधित सभी जो संभावित क्षेत्र की खोज कर रहा है, जिसमें नए क्षेत्रों में प्रवेश करना भी शामिल है। और नए वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी के विस्तार और व्यापक पूंजीगत व्यय शामिल है, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट और विशेष रूप से गठित विशेष परियोजना जैसे कि वाहन SPV दोनों के माध्यम से परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। अभी आपको पता है हाल फिलहाल में हुंडई के साथ भी कंपनी का कोलैब हुआ था, जो मैंने डिस्कस किया था। निष्पादन और कार्यान्वयन जोखिमों को कम करने के लिए इंडियन ऑयल सभी क्षेत्रों में अग्रणी रणनीतिक भागीदारियों के साथ सहयोग कर रहा है। ये तो बात मानने वाली कि इंडियन ऑयल हर काफी सारे जो जोखिम को कम करने के लिए अलग अलग अग्रणी क्षेत्रों में काम करता नजर आ। और ये साझेदारियां न केवल जोखिम विविधीकरण में मदद करेंगी, बल्कि साझा निवेश और प्रतिबद्धताओं के माध्यम से फंड जुटाने में भी योगदान देती हैं। और पूंजीगत व्यय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताए बिना कहा, इन पहलों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पूंजीगत जो व्यय है, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, वो स्रोतों और ऋण के संतुलन मिश्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। और डेटा सेंटर में भी काफी अच्छा व्यवसाय। IOCL मौजूदा अतिरिक्त फाइबर परिसंपत्तियों, उपलब्ध रियल एस्टेट के मुद्रीकरण के अवसरों की तलाश कर रही है। साथ ही मौजूदा और नियोजित जो हरित ऊर्जा है और नए व्यवसायिक डोमेन के साथ तालमेल का भी लाभ उठा रही है। पश्चिम तट पर जो है कंपनी पूर्वी आयात और निर्यात के लिए भी बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की योजना बना रही है और खुदरा बिक्री के लिए अफ्रीका और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में भी प्रवेश करेगी। कंपनी भारत और विदेश दोनों में भागीदारी के माध्यम से अपनी समुद्री रसद को मजबूत करने के तरीकों की खोज कर रही है। प्रस्तुति के अनुसार ये कहते हुए कि अपनी ऊर्जा संकल्पन रणनीति के हिस्से के रूप में यह कई परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल होने की योजना बना रही है। इंडियन ऑयल के पास वर्तमान में 702 मेगावाट की इकाइयां स्थापित करने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक उद्यम भी है और परियोजना स्थल की पहचान और अंतिम रूप देने के काम चल रहा है। शिपिंग में कंपनी बहुत बड़े कच्चे माल वाहक के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ गठजोड़ पर विचार भी कर रही है। और इंडियन ऑयल 20,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों को संचालित करता है, जो इसके ईंधन परिवहन लॉजिस्टिक की रीढ़ है। और IOCL के प्रवक्ता ने कहा है कि पाइपलाइनों के पुनर्गठन एक सतत प्रक्रिया है, जिससे जो दक्षता है परिचालन और बढ़ाने के अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना शामिल है। और हमें अपने कार्यबल को ज्यादा कुशलता से तैनात करके और सुरक्षा से समझौता किए बिना अनुकूलित बड़ी मात्रा में काम प्रबंध। तो ये हमें इंडियन ऑयल पर काफी अच्छी अपडेट फॉर फ्यूचर के लिए नजर आ रही है। लेकिन इंडियन ऑयल में एक चीज काफी मैटर करती है, वो है क्रूड और ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस। बात करें तो ब्रोकरेज क्यों है बुलिश, दिया अब तक का हाईएस्ट टारगेट प्राइस, कहा 49% तक उछलेगा PSU शेयर। कंपनी के तिमाही नतीजे भी जबरदस्त रहे, जिसके बाद शेयर पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स ने कंपनी के शेयर में मौजूदा स्तर से और तेजी आने की संभावना जताई। जेफरीज ने बाय रेटिंग बनाते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की शेयर की कीमत का टारगेट प्राइस 160 रुपये पर बनाए रखा है और यह शेयर के बुक वैल्यू के लिए 1 साल की कीमत का 1.2 गुना है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी नोट में लिखा है कि अप्रैल में कच्चे तेल की कीमतों में $10 प्रति बैरल की गिरावट की वजह से कंपनी को नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इन्वेंट्री घाटा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पर मॉर्गन स्टैनली ने भी अगले 30 दिनों में कंपनी के शेयर में कीमत पूरी तरह से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और 2 मई को ये अपडेट देखने के लिए हमें मिली थी। उसके बाद यहाँ पर 30 दिन का हिसाब लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम अभी तक बना हुआ है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 12 महीने के जो प्राइस टू बुक वैल्यू की बात है, वो 0.9 गुना पर बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म एवरेज से 25% कम है। और ब्रोकरेज ने कंपनी के शेयर पर 205 रुपए का टारगेट प्राइस भी दिया। इंडियन ऑयल ने इंडियन बैंक के साथ MOU साइन किया है प्रोवाइड के लिए फाइनेंशियल सोल्यूशन टू ऑथराइज्ड और डीलर्स। को समझने की कोशिश करें तो बस इतना सा ही है कि इस रणनीतिक साझेदारी से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को
जो डीलर को कार्यशील जो पूंजी है, धन है, जुटाने में लाभ मिलने की उम्मीद है। और एक बड़ा MOU होता हमें नज़र आया है, जहां पर मैनेजमेंट के सभी लोग, मेन जो कार्यकारी निदेशक और प्रभारी काफ़ी अच्छे यहाँ पर चक्रेश कुमार जैन जी तो वित्त जो IOCL के रहे हैं यहाँ। इस तरह से देखा जाए तो इंडियन बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला वित्त कार्यक्रम के माध्यम से डीलरों को चैनल वित्त पोषण समाधान प्रदान कराने के लिए मेसर्स इंडियन ऑयल्स लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर सकता है। तो काफ़ी अच्छी अपडेट हमें इंडियन ऑयल में आती नजर आई। के लिए बड़ी खबर आती नजर आ रही है। सबसे पहला पॉइंट, ओडिशा सरकार आयात को कम करने के लिए 14 अरब डॉलर की पेट्रोलियम रसायन परियोजनाओं पर विचार कर रही है और भारतीय तेल करेगी निवेश। 14 अरब डॉलर एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। अभी तक इंडियन ऑयल द्वारा जो इन्वेस्टमेंट्स 2024 या 25 में देखने के लिए मिले, उस सारी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा की अमाउंट है ये 14 अरब डॉलर। इंडियन ऑयल ने पिछले महीने ही पारादीप में फिनॉल और पॉलीथीन के उत्पाद के लिए दोहरी फीड क्रैकर और संबंधित डाउनस्ट्रीम इकाइयों की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वह पहले से ही वैसे तो 3 लाख बैरल प्रतिदिन क्षमता वाली तेल रिफाइनरी को चला रहा है और कंपनी ने कहा है कि इस परियोजना में लगभग 610 बिलियन रुपए का निवेश करेगी। और शर्मा ने गोपनीयता समझौते के कारण नाम उजागर किए बिना कहा कि अन्य जो व्यवसाय हैं ऐसा ही कर सकते हैं और विदेशी जो डाउन स्ट्रीम मतलब पेट्रोकेमिकल इकाइयां हैं या पारादीप में स्थानांतरित कर सकते हैं। और शर्मा ने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने की ओडिशा की रणनीति में चीन और दक्षिण पूर्व एशिया भी पाए जाने वाले वैश्विक मानों के लिए एक बुनियादी बेहतर ढांचा प्रदान करना भी शामिल है। में 96 से 1000 से अधिक खुदरा आउटलेट हैं ईंधन के, जो देश भर में पेट्रोल और डीजल बेचती हैं। इन शॉर्ट कहें दुकानें, और इनमें से अकेले इंडियन ऑयल के पास 40,000 से अधिक दुकानें हैं। और इसके बाद अन्य 2 सार्वजनिक क्षेत्र की इधर खुदरा कंपनियां यानी कि BPCL और HPCL में भी प्रत्येक के पास लगभग 24,000 ईंधन खुदरा स्टेशन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा एनर्जी और शेल जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियों के पास भी कुल मिलाकर लगभग 9,000 ईंधन स्टेशन हैं। और LPG या फिर रसोई गैस के लिए भी आप पूरे भारत में 25,000 से अधिक आउटलेट हैं, जिसमें इंडियन ऑयल के पास लगभग 13,000 आउटलेट हैं। अब समझें तो यहाँ पर एक और अपडेट आती नजर आ रही है। 4 मई की हम बात करें, 5 मई को जो आता नजर आया, तो 4 मई को रिड्यूस करते इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर प्रभुदास इल्लाधर जी जो है 122 के टारगेट नजर आए। ओसवाल ने इंडियन ऑयल पर 165 के टारगेट बाइंग की रेटिंग के साथ दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल बुलिश होते IOCL पर नजर आ रहे हैं, रेकमेंड करते बाइंग की रेटिंग स्टॉक के साथ नजर आए हैं 165 रुपये। नुवामा की बात कर लें तो नुवामा ने यहाँ पर रेटिंग कम करें की बात दोहराई है और 123 रुपये का टारगेट दिया है। HDFC सिक्योरिटीज ने IOCL पर 128 रुपये के टारगेट दिए हैं, कम रेटिंग दी है। पेट्रोकेम कुछ एनालिसिस द्वारा बाइंग की रेटिंग दी जा रही है, कुछ एनालिसिस द्वारा सेल की रेटिंग दी जा रही है। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट यहाँ पर यही है कि क्रूड ऑयल के प्राइस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए भी। सेकंड थिंग यहाँ पर ये है, अगर पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल यही रहते हैं या फिर LPG के दाम भी यही रहते हैं, तो नो डाउट कि अगर पिछले 3 महीने में अगर दाम वही रहे और क्रूड ऑयल सस्ता था तो कंपनियों को इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो अगर आगे भी कम रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडियन ऑयल में फिर से एक सिनेरियो बनता नजर आए। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो कि कंपनी ने रिजल्ट से पहले ही काफ़ी अच्छी रिकवरी दी, 110 से करीब नीचे लो लगा करके दोबारा से स्टॉक चला, 134 तक तो रिजल्ट से पहले ही देखने के लिए करीब करीब मिल रहा था। और फिर अब जब रिजल्ट आए तो स्टॉक ने 150 तक के करीब का हाई लगाया। दैट मीन कहीं ना कहीं एक रिकवरी उतनी ही स्टॉक में होती नजर आई। अब आगे मैटर करता है, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम रहते हैं तो हम आगे और कुछ एक्सपेक्टेशंस तेजी की कर सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल के दाम फिर से बढ़ते हैं, इसी के अलावा उन्होंने खरीदने की सलाह भी दी है और 180 रुपये के टारगेट भी बनाए हैं, बढ़ा कर टारगेट प्राइस दिया है जो कि पहले 155 था। इसी के अलावा 2028 के EPS के भी 20% शेयर के साथ आय में वृद्धि के कारण किया गया है। इसके अलावा समझे तो HSBC ने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में कहा है कि क्रूड में गिरावट से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सीधा फायदा होगा। IOC से कंपनियों के शेयर पर खरीदारी की राय रही। इसके अलावा CLSA की बात कर लें तो IOC के शेयर का जो टारगेट है वो 135 रुपये कर दिया है, मूल्य को बढ़ा दिया।
CLSA ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर अपना लक्ष्य मूल्य 120 से बढ़ाकर 135 कर दिया है, जबकि होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है, क्योंकि जो कि औसत से 25% या जितना होना चाहिए उससे 25% कम है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर 205 का मॉर्गन स्टैनली ने एक टारगेट दिया है, दर्शाता है, और यह तेल रिफाइनरी पर सरकारी तेल रिफाइनरी के लिए बाजार में सबसे अधिक मूल्य लक्ष्य भी है। और इंडियन ऑयल पर कवरेज करने वाले 34 विश्लेषकों में से 22 ने खरीदने की रेटिंग, बाइंग की रेटिंग दी है, 5 ने होल्ड के लिए और 7 ने बेचने के लिए रेटिंग करी। सो आपको ये इंडियन ऑयल के डिविडेंड राशि के साथ डिविडेंड रिकॉर्ड डेट की घोषणा अभी नहीं हुई। इंडियन ऑयल ने कहा है कि अंतिम डिविडेंड के भुगतान की जो रिकॉर्ड तिथि है, रिकॉर्ड डेट है, वो अभी तय की जाएगी और उचित समय पर आपको दोबारा से सूचित कर दिया जाएगा। इंडियन ऑयल ने यह नहीं बताया कि शेयर धारकों को 30% यानी कि 3 रुपए का डिविडेंड कब दिया जाएगा। हालांकि इंडियन ऑयल ने एजीएम में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर एलिजिबल शेयर धारकों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष कुणाल परार ने कहा है कि इंडियन ऑयल के शेयर फिलहाल 138 के आसपास हैं और इंडियन ऑयल उच्च डिविडेंड देने वाली कंपनी है। बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि बाजार भारतीय तेल पर मेरा नजरिया सकारात्मक है और इंडियन ऑयल के लिए मेरी सिफारिश खरीदारी की है। व्यापारिक दृष्टिकोण से इंडियन ऑयल का शेयर बाजार विशेषज्ञ ने कहा टारगेट 144 और 148 है, स्टॉप लॉस 132 के करीब बताया गया है। स्थिति के आधार पर यदि कोई व्यक्ति डिलीवरी में इंडियन ऑयल खरीदना चाहता है तो मेरा विचार है कि इसे खरीदें। इंडियन ऑयल के निवेशक डिविडेंड और मूल्य वृद्धि दोनों से लाभ उठा सकते हैं और स्थिति के आधार पर इंडियन ऑयल के शेयर का टारगेट 165 रुपये होगा, 65। और अगर इस स्तर को भी इंडियन ऑयल के शेयर तोड़ते हैं तो तेजी आगे भी जारी रहेगी और अगला टारगेट 180 रुपये होगा HPCL के। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वडोदरा स्थित गुजरात रिफाइनरी कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान 2 पेट्रोकेमिकल इकाइयों को चालू करके पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विविधता लाने में मदद के लिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। बाकी वीडियो जो है हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। शेयर्स पे तो मैंने भी वीडियो बहुत बनाया हुआ है। बाकी और भी कुछ कंपनियां हैं, ACC लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि रिकॉर्ड डेट 13 जून 2025 की है। अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट, इनकी भी रिकॉर्ड डेट जो है वो 18 जुलाई 10 जून रखी गई। इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड हैं। अतुल लिमिटेड, एक्सिस बैंक द्वारा भी डिविडेंड दिया जाना है, जहाँ की रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई और 11 जुलाई की बताई जा रही है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व में भी 27 जून की रिकॉर्ड डेट रखी गई है, जहाँ पर डिविडेंड मिलता नजर आएगा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, भारत सीड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 6 जून, 20 जून और 2 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है, जहाँ पर डिविडेंड कंपनियां देती है नजर आएंगी। फिलहाल तो देखिए स्टॉक्स पर हैं यही अपडेट्स। बाकी ये हैं डिविडेंड और सप्लीज शेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो आपने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। किसी भी तरह का डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। देखिए बजाज फाइनेंस का डिविडेंड रिकॉर्ड डेट 30 मई बताई जा रही है, जहां पर 44 रुपए पर शेयर दिखता नजर आएगा। इसके अलावा इन्फोसिस भी 30 मई की रिकॉर्ड डेट के साथ 22 रुपए पर शेयर डिविडेंड देने की बात करेगी। माइंट्री की बात करें तो 45 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा, मई 23 यहाँ पर रिकॉर्ड डेट है। इसके अलावा भी हैवेल्स इंडिया और सुलभ विनियार्ड्स लिमिटेड भी 23 और 25 मई की रिकॉर्ड के साथ 2 रुपये और 6 रुपये पर इक्विटी शेयर देती नजर आएगी। SBI की बात कर लें तो SBI का भी डिविडेंड 30 मई की रिकॉर्ड डेट के साथ मिलता यहाँ पर नजर आएगा। टाटा पावर कंपनी के कल शानदार रिजल्ट्स के बाद कंपनी ने यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 20 जून रखी है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को जो 2025 को होने वाली कंपनी की 106वीं वार्षिक आम बैठक है, जो कि AGM शेयर धारकों की मंजूरी के साथ चलती नजर आएगी, अधीन है। तो उसके बाद यहाँ पर पात्रता के लिए वैसे 20 जून रिकॉर्ड दी गई है, लेकिन AGM की जो मीटिंग है टाटा पावर में वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये थे कुछ डिविडेंड शेयर्स। बोनस शेयर के बारे में यानी कि BSE लिमिटेड के बारे में, तो एक शेयर पर 2 बोनस शेयर दे रही है कंपनी। रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते, 1 साल में पैसा किया दुगना। बीते 1 साल में कुछ ही बड़ी कंपनियों ने 150% से ज्यादा का रिटर्न दिया और इन कंपनियों के लिस्टेड में BSE लिमिटेड भी अब कंपनी बोनस शेयर बांटने को लेकर चर्चा में और बोनस इशू के लिए तय रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते है।
एनएसई को दी जानकारी ने कंपनी में बताया कि एक शेयर पर यूके निवेशकों को 2 शेयर बोनस के तौर पर बांटा जाएगा और इस बोनस शेयर की कंपनी 23 मई की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय की है। और इससे पहले बीएसई लिमिटेड ने 2022 में निवेशकों को बोनस शेयर भी दिया था। तब भी कंपनी की तरफ से हर एक शेयर पर 2 शेयर बोनस दिया गया था। बीएसई लिमिटेड इसी महीने 14 तारीख को एक्स डिविडेंड ट्रेड भी कर चुकी है। कंपनी ने तब हर एक शेयर पर 23 रुपए का डिविडेंड भी दिया और इससे पहले जून 2024 में कंपनी एक्स डिविडेंड ट्रेड की, तब हर शेयर पर योग्य निवेशकों को 15 रुपए का डिविडेंड भी मिला था। कंपनी के प्रदर्शन की कुछ बात कर ले तो यहाँ पर तेजी के साथ बंद होता स्टॉक नजर आया और 20% की तेजी यहाँ पर एक महीने में देखने के लिए मिली है। 6 महीने में कंपनी 60% बढ़ी और बीते एक साल में मल्टीबैगर स्टॉक को होल्ड करने वाले निवेशकों को अब तक 160% का फायदा हुआ। 52 वीक हाई 7422 के करीब और लो 2115 के करीब। मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ के करीब आती स्टॉक की नजर आ रही है।